हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे थे। आज उसमें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। हम हमारी कंडीशंस पढ़ रहे थे कि कंडीशंस हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। सो हम एक और कंडीशन पढ़ते हैं जो कि है हमारा प्रोवाइडेड दैट। हम इसको छोटा कर लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट तो प्रोवाइडेड डेट की कंडीशन देखते हैं कि प्रोवाइडेड डेट कैसे, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। आइए इसका यूज पढ़ते हैं कि कैसे सेंटेंस में ये यूज की जाएगी। तो मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ। सेंटेंस है मेरा, यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम provided that you are eligible। सो ये मेरा सेंटेंस है। वाई कैपिटल आएगा यहाँ पर। यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जाम प्रोवाइडेड दैट यू आर एलिजिबल। सो इसमें जो ये हमारा प्रोवाइडेड दैट है ना, ये कंडीशन बता रहा है हमको ओनली इफ की, यानी इसका मतलब एक और निकलता है ओनली इफ, यानी कि तुम एग्जाम के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो इफ यू आर एलिजिबल, यानी कि अगर तुम योग्य हो। यानी एज फैक्टर आ जाता है ना किसी किसी एग्जाम में कि इतनी एज से इतनी एज की ही व्यक्ति उस एग्जाम को दे सकते हैं। सो वो प्रोवाइडेड दैट से हम बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं कि अगर आप इस एग्जाम को तभी दे सकते हैं ओनली इफ यू आर एलिजिबल। सो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन apply for the exam only if you are eligible। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, एलिजिबल। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यू कैन बोरो माई नोटबुक provided that you promise to use it carefully। तो इसमें भी कंडीशन बता रहा है कि तुम मेरी नोटबुक ले सकते हो, यू कैन बोरो माई नोटबुक ओनली इफ, अगर तुम उसको सही से केयरफुली रखोगे या यूज करोगे। सो कंडीशन बता रहा है कि तुम मेरी नोटबुक ले तो सकते हो, लेकिन अगर तुम उसको केयरफुली यूज करोगे मेरी नोटबुक को, तभी तुम उसको ले सकते हो। सो प्रोवाइडेड दैट को हम फिर से यहाँ पे ओनली इफ का मतलब आ जाता है, हम इसको ओनली इफ से भी शो करा सकते हैं। बाकी सारे सेंटेंस सेम हो जाएगा, ये और ये। तो यू कैन बोरो माई नोटबुक ओनली इफ यू प्रॉमिस टू यूज इट केयरफुली, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। सो प्रोवाइडेड दैट को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ओनली इफ की जगह भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन बताने का काम ही करेगा कि तुम ये चीज तब कर सकते हो अगर तुम ऐसा करो तो ये थी हमारी कंडीशन प्रोवाइडेड दैट की। नेक्स्ट चलते हैं और कंडीशन पढ़ते हैं। व्हाट इफ और सपोज, एक एक कंडीशन पढ़ते हैं। व्हाट इफ और सपोज की कंडीशन पढ़ते हैं। अगर व्हाट इफ लगाओ या फिर सपोज लगाओ तो सेम कंडीशन है हमारी, मतलब व्हाट इफ और सपोज एक ही बात है हमारी।
सो व्हाट इफ और सपोज का मतलब होता है कि मान लो ऐसा हो जाए, यानी कि सामने वाला हमसे पूछना चाहता है कि मान लो अगर ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे। सो हम ये हमारे से पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे। सो इसमें सामने वाले के आंसर का वेट होता है कि पूछा जाता है। इसका हिंदी का मतलब होता है मान लो या मानो, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ, इसमें देखते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है सपोज, या इफ से बताएंगे, इन दोनों में से एक ही आएगा। सपोज या इफ यू, सपोज ही कम्स टुमारो, विल यू मीट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है सपोज या इफ शी हैज टाइम, शी विल फिनिश दैट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस सपोज या इफ वी वेंट टू अमेरिका, would it be safe। सपोज या इफ, सपोज या इफ you drop that glass, it will break। तो इसमें हम देखते हैं क्या लगेगा, इफ लगेगा या सपोज की कंडीशन लगेगी। देखिए इफ हमारा तब लगता है जब हम कोई स्टेट मतलब कंडीशन बता रहे हो और इसका रिजल्ट यानी परिणाम हमको पता हो, रिजल्ट या फिर जो भी एक्सपेक्टेड एक्शन आएगा वो हमको पता होगा। लेकिन अगर हम सपोज या व्हाट इफ, ये दोनों चीज़ एक ही है, यहाँ पे मैंने सपोज लिखा है, आप व्हाट इफ भी लिख सकते हैं। अगर हम सपोज या व्हाट इफ का यूज़ कर रहे हैं तो इससे मतलब ये होगा कि हम सामने वाले का पूछना चाह रहे हैं, राय जानना चाह रहे हैं कि सपोज अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे। सो कंडीशन हम बताते हैं सामने वाले से, इसका आंसर पूछते हैं। सो वो होती है हमारी सपोज की कंडीशन। सो आपको क्लियर दिख रहा होगा सेंटेंसेस में कि किसमें कुछ चीज़ पूछी जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी मैंने लगाए हुए हैं, और इफ की कंडीशन बता रही हो कि रिजल्ट खुद से पता चल रहा होगा, यानी परिणाम खुद से पता चल रहा होगा। सो फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ती हूँ, सपोज या इफ ही कम्स टुमारो विल यू मीट हिम। अगर वो मान लो वो कल आता है तो क्या तुम उनसे मिलोगे। सो सपोज की बात बता रहा है क्योंकि हम सामने वाले से पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम उससे मिलोगे। सो इसमें होगा हमारा सपोज लगेगा, ना कि इफ। नेक्स्ट सेंटेंस है सपोज या इफ शी हैज़ टाइम शी विल फिनिश दैट प्रोजेक्ट। यानी इसमें बताया जा रहा है, परिणाम ही बताया जा रहा है डायरेक्ट, इफ शी हैज़ टाइम शी विल फिनिश दैट प्रोजेक्ट, यानी कि अगर उसके पास टाइम हुआ तो वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगी। यानी कि इसमें हम जो परिणाम है, एक्सपेक्टेड एक्शन है, वो रिजल्ट हम खुद से बता रहे हैं, तो यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगेगी हमारी, सपोज नहीं लगेगा, क्योंकि सपोज हमारा लगता है सामने वाले से आंसर पूछने के लिए कि क्या तुम ऐसा करोगे। थर्ड हमारा सेंटेंस है सपोज या इफ वी वेंट टू अमेरिका वुड इट बी सेफ। अगर हम अमेरिका जाएंगे क्या वो सेफ होगा। सो सपोज की कंडीशन लग जाएगी हमारी क्योंकि पूछने की बात चल रही है, पूछा जा रहा है। फोर्थ सेंटेंस है हमारा सपोज या इफ यू ड्रॉप दैट ग्लास इट विल ब्रेक। यानी कि खुद तो परिणाम बता रहा है कि अगर हम कोई ग्लास को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो गिर के टूट ही जाएगा। तो सीधी सीधी इसमें रिजल्ट बताया जा रहा है, परिणाम बताया जा रहा है कि अगर मैं उस ग्लास को छोड़ दूँ तो वो टूट जाएगा। इफ़ यू ड्रॉप दैट ग्लास इट विल ब्रेक, अगर तुम उस ग्लास को छोड़ दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। सो ये थी हमारी सपोज और इफ़ की कंडीशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एज सून एज या फिर एज लॉन्ग एज।
सो दो कंडीशन है, इसके बेस पर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे कि क्या है चीज़ ये। सो एज सून एज का अगर हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो वो होता है जैसे ही। जैसे ही यानी कि ये क्या शो करता है, इमीडिएट एक्शन शो करता है। सेंटेंस में आप अगर आपको पहचान करनी हो तो ये एकदम इमीडिएट एक्शन बताएगा, उससे पता चलेगा कि हम एज सून एज यूज करें। और रही बात एज लॉन्ग एज की, एज लॉन्ग एज बताता है जब तक, यानी कि ये हमारा ड्यूरेशन बताने का काम करता है, यानी कि समय बताता है हमको, ड्यूरेशन बताता है। सो ये हमारा एज सून एज लॉन्ग एज पढ़ेंगे। मैं दो एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फर्स्ट, as soon as your father gets home, he will talk to you. Next sentence है, as long as you need my notebook, you can keep it. सो दो सेंटेंस लिखे हैं, आप देखिए। सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, एज सून एज योर फादर गेट्स होम ही विल टॉक टू यू, यानी कि जैसे ही तुम्हारे पापा घर आएंगे वो तुमसे बात करेंगे। सो एक एक्शन के बाद हमारा दूसरा एक्शन एकदम बताया जा रहा है कि जैसे ही कि तुम्हारे पापा घर आएंगे वो तुमसे बात करेंगे, यानी कि ये इमीडिएट एक्शन शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको यूज किया है एज सून एज। तो ये बताता है जैसे ही। नेक्स्ट स्टेप हमारा सेंटेंस, एज लॉन्ग एज यू नीड माई नोटबुक यू कैन कीप इट, यानी कि जब तक तुम्हें मेरी नोटबुक की ज़रूरत है तब तक तुम उसको रख सकते हो। सो इसमें क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है, समय दे रहा है कि तुम रख सकते हो जब तक तुम्हें इसकी नीड है, ज़रूरत है। सो वो हमारा ड्यूरेशन बता रहा है। सो आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एज सून एज कहाँ पर यूज़ होगा और एज लॉन्ग एज कहाँ पर यूज़ होगा। एज लॉन्ग एज हमारा ड्यूरेशन बताने के काम आएगा। सो मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उस पर आप क्वेश्चन फिल करके देखिए कि कौन सी सिचुएशन, मतलब कौन सी कंडीशन आएगी। सेंटेंसेस, डैश यू लीव, तो यहाँ लिव नहीं, लिव आएगा। सो डैश यू लिव हेयर, यू कैन यूज ऑल माई स्टफ। सेकेंड सेंटेंस, डैश I entered in whom she started to crying. Third sentence, dash you, you love me, we will be together forever. Last sentence हमारा, dash the teacher entered in the class, the children will stand up. तो अब इसमें हम फिल करके देखेंगे।
एज सून एज और या एज लॉन्ग एज, जो कि हमने भी पढ़ा है पीछे कि एज सून एज हमारा जैसे ही होता है, इमीडिएट एक्शन बताता है, एज लॉन्ग एज होता है हमारा जब तक या कोई ड्यूरेशन बताता है। सो आप इसमें फिल करके देखिए। तो डैश यू लिव हेयर यू कैन यूज ऑल माई स्टफ, यानी कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगी तब तक तुम मेरा स्टफ यूज कर सकती हो, यानी मेरा सामान मेरी चीजें यूज कर सकती हो। तो यानी कि जब तक रहोगी, यानी कि वो रहेगी किसी टाइम तक रहेगी, और ड्यूरेशन बताने का काम कौन सी कंडीशन से हम लिखते हैं, एज लॉन्ग एज, यानी कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगी मेरी चीजें तुम यूज कर सकती हो। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एज लॉन्ग एज। सेकेंड सेंटेंस, डैश आई एंटर्ड इन होम शी स्टार्टेड टू क्राइंग, यानी कि एक इमीडिएट एक्शन बता रहा है। आपको दिखता होगा कि मतलब एकदम जैसे ही मैं मतलब घर में एंटर हुई सो उसने रोना शुरू कर दिया। तो ये एक चीज इमीडिएट एक्शन बता रही है, और इमीडिएट एक्शन का काम कौन बताता है, एज सून एज। एज सून एज आई एंटर्ड इन होम शी स्टार्टेड टू क्राई, मेरे मतलब जैसे ही मैं एंटर हुई घर में वो रोना शुरू कर दिया उसने। थर्ड सेंटेंस है हमारा, डैश यू लव मी वी विल बी टुगेदर फॉर एवर, यानी कि जब तक तुम मुझसे प्यार करोगे हम साथ रहेंगे। सो ये भी क्या बता रहा है, हमारा ड्यूरेशन बता रहा है कि प्रॉमिस कर रहा है किसी को कि जब तक तुम मुझसे प्यार करोगे या करोगी हम साथ में रहेंगे, वी विल बी टुगेदर फॉर एवर। लास्ट सेंटेंस है हमारा, डैश द टीचर एंटर इन दिस क्लास द चिल्ड्रन विल स्टैंड अप, यानी कि जैसे ही टीचर ने मतलब नॉर्मली होता है कि क्लास में टीचर एंटर करती है तो बच्चे खड़े होकर उनको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है। सो जैसे ही टीचर ने एंटर किया क्लास में द चिल्ड्रन विल स्टैंड अप, बच्चे खड़े हो गए। सो ये इमीडिएट एक्शन बता रहा है, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन एकदम हो रहा है। सो वो कौन बताने का काम करता है, एज सून एज। सो हमारे चारों सेंटेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगली कंडीशन पढ़ते हैं अब हम। तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था इफ के साथ कंडीशन होगी तो हम उसको रिजल्ट बता सकते हैं, लेकिन अगर इफ के साथ हमारा नॉट भी यूज होगा तो कंडीशन कैसे चेंज होगी वो पढ़ेंगे अब हम। मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, इफ रोहन finishes his homework he can go out। सो हम इसको देखते हैं कि अगर रोहन होमवर्क कर लेता है तो वो बाहर खेलने जा सकता है, यानी इफ का यूज कर रहे हैं और उससे क्या बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं कि अगर वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है तो वो बाहर खेलने जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसको नॉट यूज कर लूँ, यानी कि अगर वो नहीं करता है तो देखिए क्या होगा, इफ रोहन, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी हमारी डज नॉट। इफ रोहन डज नॉट फिनिश his homework he can't go out, यानी कि कंडीशन इफ के नॉट के साथ क्या हो जाएगी, अगर वो काम अपना पूरा नहीं करता है तो वो बाहर खेलने नहीं जा पाएगा। इफ रोहन डज नॉट फिनिश हिज होमवर्क ही कांट गो आउट। सो अगर हम इफ और नॉट को साथ में यूज कर रहे हैं, जैसे ये है इफ और नोट को साथ में यूज कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगी हमारी, इफ नॉट अगर कंडीशन है हमारी तो इफ नॉट को कन्वर्ट करके हम एक ही चीज में लिख सकते हैं, एक वर्ड है इसके लिए, अनलेस। यानी कि ये बता रहा है कि अगर इफ नॉट का केस बन जाता है और कंडीशन बतानी हुई तो हम इसको किससे यूज करेंगे, अनलेस से यूज करेंगे इफ नॉट की जगह। और इफ नॉट सॉरी अनलेस हमारा क्या बताने का काम करेगा, शर्त बताएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में शर्त ही है कि अगर तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तो तुम बाहर खेलने जा सकते हो। सो ये शर्त ही बताने का काम करेगा हमारा, ठीक है। सो अगर मैं इस सेंटेंस को अब चेंज करके लिखूंगी तो कैसा हो जाएगा, इफ और नॉट कट जाएगा मेरा, अनलेस रोहन, अब मैं डस को चेंज कर दूंगी, फिनिशेस आ जाएगा हमारा, फिनिशेस हिज होमवर्क ही कांट गो आउट।
यानी कि सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा, हम इफ और नॉट की जगह अनलेस यूज कर ले रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अनलेस रोहन फिनिशेस हिज होमवर्क ही कांट गो आउट, यानी कि जब तक रोहन अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेता है वो बाहर नहीं जा सकता, ही कांट गो आउट। सो सेम चीज़ है, बस मैंने क्या किया है, अगर हम कंडीशन को इफ़ के साथ नॉट लगा के कर रहे हैं तो हम इफ़ नॉट को कंडीशन को अनलेस से बता सकते हैं, अनलेस का मतलब ही होता है शर्त बता रहे हैं। सो सेंटेंस चेंज होकर ये हो जाएगा, ये है हमारा अनलेस। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक और सिचुएशन, कंडीशन। एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं, दे विल स्टे हेयर टिल द स्नो स्टॉप। सो ये एक सेंटेंस लिखा मैंने कि दे विल स्टे हेयर टिल द स्नो स्टॉप, यानी कि वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं जब तक क्या हो, स्नो रुक ना जाए। सो टिल बताने का क्या काम कर रहा है हमारा, जब तक स्नो नहीं रुकती तो वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाऊं यानी कि नॉट ले आऊं, दे विल स्टे हेयर टिल द डज नॉट स्टॉप, यानी कि वो यहाँ तब तक रुक सकते हैं जब तक स्नो मतलब रुकती नहीं है, उसके बाद भी रुक सकते हैं। सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे टिल और नॉट का यूज़ किया है, तो मैं अगर हमारी कंडीशन में टिल और नॉट आ जाए तो हम अंटिल यूज़ करेंगे। अंटिल की स्पेलिंग में TIL आता है, डबल L नहीं आता है। तो इसमें एक चीज़ है कि जो टिल होता है ना हमारा, वो सेंटेंस की शुरुआत में कभी नहीं आता, और जो अंटिल है वो आ सकता है हमारे सेंटेंस की शुरुआत में। सेंटेंस हो क्या जाएगा हमारा, दे विल स्टे हेयर, तो मैं टिल और नॉट को हटा दूंगी और अंटिल बना दूंगी, अंटिल द स्नो स्टॉप्स। सो ये हो गया हमारा सेंटेंस, बिल्कुल सही, मैंने अंटिल का यूज़ किया है। अंटिल हमें बताता है, सब में बताता है, और जो अनलेस होता है वो हमें शर्त बताता है, ठीक है। सो इसके कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं जिसमें इन दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। फर्स्ट, यू कांट प्रोग्रेस डैश योर, you work hard, sorry, you work hard. Next sentence, she will not recover dash, she don't stop, she don't stop eating fast food। यहाँ डजेंट आएगा हमारा she के साथ क्योंकि she सिंगुलर है। थर्ड सेंटेंस, you can't swim dash, you practice। Next sentence, keep quiet dash the keep quiet dash the teacher
dash you have a pass, you cannot enter here. सो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं अंटिल और अनलेस के मिक्स करते हुए. सो हम अंटिल और अनलेस को लिखेंगे यूज करते हुए. सो हमने पढ़ा था अनलेस क्या बताता है, हमारा सिचुएशन बताता है, शर्त बताता है. और जो अंटिल है हमारा क्या बताता है, कंडीशन बताता है, जब तक मतलब समय बताता है मेनली ये. सो हम सेंटेंसेस करते हैं प्रैक्टिस अब. सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, यू कांट प्रोग्रेस डैश यू वर्क हार्ड. तो अंटिल आएगा इसमें, यानी कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. यू कांट प्रोग्रेस अंटिल, और अंटिल में एक ही एल आएगा, अंटिल यू वर्क हार्ड. सेकेंड सेंटेंस, शी विल नॉट रिकवर डैश शी डज नॉट स्टॉप ईटिंग फास्ट फूड. यानी कि इसमें शर्त बता रहा है कि तुम रिकवर नहीं कर पाओगी जब तक तुम फास्ट फूड खाना नहीं छोड़ देती. तो शर्त जहाँ पे बताते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं अनलेस. So she will not recover unless she does not stop eating fast food. Third sentence, you can't swim dash you practice. यानी कि हम बोला जा रहा है कि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम स्विम नहीं कर सकते. तो ये क्या हो गया, अनलेस, यानी कि शर्त बता रहा है कि तुम प्रैक्टिस करो पहले तभी तुम स्विम कर पाओगे. फोर्थ, कीप क्वाइट डैश द टीचर टीचेस यू. यानी कि बता रहा है, समय बता रहा है कि जब तक चुप रहो जब तक तुम्हारी टीचर तुम्हें पढ़ा ना दे कोई भी लेसन या चैप्टर. सो अंटिल, कीप क्वाइट अंटिल द टीचर टीचेस यू, यानी कि जब तक चुप रहो जब तक तुम्हारी टीचर पढ़ा ना दे. लास्ट सेंटेंस, डैश यू हैव अ पास यू कैन नॉट एंटर हेयर. यानी कि शर्त बता रहा है कि जब तक तुम्हारे पास पास ना हो, किसी भी चीज़ का पास जो एंट्री के लिए हम देते हैं, जब तक तुम्हारे पास पास ना हो तो तुम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हो. सो शर्त बताने का काम करता है अनलेस. सो अनलेस यू हैव अ पास यू कैन नॉट एंटर हेयर. तो ये थे हमारे सेंटेंसेस अनलेस और अंटिल पर बेस्ड. नेक्स्ट चलते हैं, एक लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे, व्हेन और वाइल. तो इनका यूज सीखेंगे हम, कैसे यूज करेंगे इनको. सो व्हेन होता है हमारा जब, यानी कि जब ऐसा हो बताने का काम करता है हिंदी मीनिंग. और वाइल होता है जब की. तो व्हेन के साथ जो कंडीशन बताई जाएगी और जो रिजल्ट होगा वो, और वाइल के साथ. तो मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि वैन और वाइल का यूज कैसे होगा. सो वैन के बाद जो भी कंडीशन होगी ना वो हमारी स्पेसिफिक टाइम पर होगी. और स्पेसिफिक टाइम बताने का काम हमारा कौन सा टेंस करता है, इंडेफिनिट टेंस. तो हमारा इंडेफिनिट टेंस या परफेक्ट टेंस कुछ भी हो सकता है. और इसके बाद का जो रिजल्ट होगा हमारा वो इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस कुछ भी आ सकता है. लेकिन अगर वाइल होगा, वाइल यूज होगा हमारे कंडीशन से पहले, सो वाइल के साथ हम पैरेलल एक्शन, वाइल हमारा पैरेलल एक्शन बताने का काम करता है. यानी कि जो भी काम हो रहा है हमारा पैरेलली चल रहा है, यानी कि इधर तो ये काम हो रहा होगा और उधर कुछ और बता रहा होगा. तो वाइल के साथ कंडीशन हम कॉन्टिन्यूअस में बताएंगे और एक्शन साथ में जो रिजल्ट होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताएंगे. सो मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, सेंटेंसेस लिख रही हूँ, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी. फर्स्ट सेंटेंस है, व्हेन द टेलीफोन rang, comma I was going out. Next sentence, while I was studying English
comma Mary was sleeping. Third sentence, while she was 25, she got married. When Jay was driving, Deepa was reading a novel. सो ये मेरे कुछ सेंटेंसेस हैं, इसके बेस पर हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा व्हेन और व्हाइल का यूज़ कैसे होता है. सो व्हेन हमारा जब मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन बताने का काम करता है तो उससे पहले हम व्हेन बताएंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो इंडेफिनिट, परफेक्ट और कंटिन्यूस किसी भी टेंस में हो सकता है. और इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन के लिए स्पेसिफिक टाइम यूज़ होता है. ठीक है. और वाइल हमारा यूज जब होगा जब कोई हम कंटिन्यूअस या पैरेलल एक्शन शो कर रहे होंगे दोनों सेंटेंसेस के बीच में. एक एग्जांपल और लिख लेते हैं. व्हेन शी saw the ghost, she was surprised. तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. व्हेन द टेलीफोन रैंग इट वाज आई वाज गोइंग आउट. यानी कि टेलीफोन रैंग होना एक स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा होगा ये काम, यानी कि जिस समय भी वो टेलीफोन रैंग हुआ होगा. सो वो एक स्पेसिफिक टाइम, और स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने क्या यूज़ किया है, व्हेन यूज़ किया है. सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा. इसका रिजल्ट आई वाज गोइंग आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंटिन्यूस टेंस में है. सेकेंड सेंटेंस, व्हाइल आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश मैरी वाज स्लीपिंग. यानी कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इंग्लिश पढ़ रहा था तो मैरी सो रही थी. सो ये सही बताया जा रहा है. पैरेलल एक्शन का काम बताने का काम कौन करेगा, वाइल करेगा. सो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस, वाइल शी वॉज 25 शी गॉट मैरिड. यानी कि जब वो 25 ईयर की होगी तो एक परफेक्ट स्पेसिफिक टाइम पर होगी, और स्पेसिफिक टाइम के साथ हमारा वाइल नहीं आएगा, व्हेन आएगा. हमारा गलत हो जाएगा. व्हेन शी वॉज 25 शी गॉट मैरिड, अभी हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन जय वॉज ड्राइविंग दीपा वॉज रीडिंग अ नोवेल. यानी कि ये हमारा पैरेलल एक्शन बता रहा है कि जय जब ड्राइव कर रहा था तो दीपा नोवेल पढ़ रही थी. तो उसका बताने का काम कैसे करेंगे हम, वाइल से करेंगे. व्हेन हमारा गलत हो जाएगा. लास्ट, व्हेन शी सॉ द घोस्ट शी वॉज सरप्राइज. यानी कि उसने घोस्ट को एक स्पेसिफिक टाइम पे देखा होगा, और स्पेसिफिक टाइम के लिए हम व्हेन यूज़ करते हैं. तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा. सो ये था हमारा व्हेन और वाइल. व्हेन का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे और वाइल का यूज़ कहाँ पर करेंगे. तो यहाँ पर हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस खत्म हो जाते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.